तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना था। Oxygen is the most abundant element in the Earth's crust. It reacts with other elements to form stable compounds, ions, and molecules. Okay. Complete the table to give the formula and acid-base behavior of some of the oxides of period 3 elements. जी, सोडियम ऑक्साइड एसिडिक होता है, बेसिक होता है? बेसिक। ओके, मेटल ऑक्साइड हैं, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला वो आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक आएगा। जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कौन बताएगा? एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में है और ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? Al2O3. गुड, Al2O3। देन वी हैव अ सिलिकॉन। सिलिकॉन ग्रुप 4 में होता है, तो इसका ऑक्साइड क्या बनेगा? SiO2। और ये क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये भी एसिडिक होगा। ठीक है। देन वी हैव अ फास्फोरस। फास्फोरस का ऑक्साइड नॉर्मली हम जो है P2O5 होता है, अगेन नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो क्या होगा? एसिडिक होगा। एंड देन सल्फर ट्राइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो एसिडिक है। ये क्लियर है सबको? Yes. ओके। Group 2 elements form stable hydroxides with a general formula MOH twice, where M is the group 2 element. Okay, group 2 के किसी भी element को उन्होंने M से represent कर दिया। Beryllium hydroxide BeOH twice is an amphoteric compound that shows similar chemical reactions to aluminium oxide. State the meaning of the amphoteric compound. जी, कौन बता रहा है? सर जो Amphoteric बोथ क्या होता है? एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, कभी मतलब एसिड और बेस हो जाते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। सो it means can behave as acid as well as base. ठीक है, ये क्लियर है सबको? जी सर। के बाद अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं? राइट एन आयनिक इक्वेशन for the reaction of magnesium hydroxide with hydrochloric acid. हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो एसिड और हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं और आयनिक इक्वेशन है, तो जब भी हाइड्रोक्साइड की एसिड के साथ आयनिक इक्वेशन होगी तो उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन होके वाटर बनाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? जी सर।
Okay. Next, part 3. Two methods of preparing strontium hydroxide are shown. Strontium वाटर से रिएक्ट कर रहा है और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? SrOH ट्वाइस। और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी जब वाटर से रिएक्ट करता है तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म करता है। ठीक है। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशंस पूछी जा रही हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये मेटल रिएक्ट कर रहा है और ये मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। तो अगर मेटल वाटर से रिएक्ट करता है, ग्रुप 2 मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों फॉर्म होते हैं। बट जब मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो उस वक्त सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है। तो इन्होंने 2 ऑब्जर्वेशंस पूछी हैं ना, स्टेट वन डिफरेंस, सॉरी, एक डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस क्या होगा कि रिलीज ऑफ व्हेन, हाइड्रोजन गैस। हाँ, तो बबल्स हमें दिखेंगे, राइट? सो व्हेन स्ट्रोंशियम reacts with water, bubbles are observed or formed। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस। Yes, sir. ओके। ओके, state how the solubility of group 2 hydroxide changes down the group। तो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप इंक्रीजेस लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? जी सर। ओके। सोडियम peroxide Na2O2 reacts with carbon dioxide. Okay, and here we have an equation as well. The partial pressure of carbon dioxide in a 0.500 decimeter cube sample of air is 5.37 kilopascal at 20 degrees Celsius. Calculate the amount in moles of carbon dioxide present in the sample of air at 20 degrees Celsius. आपको प्रेशर बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड का, टोटल वॉल्यूम कितना है वो बता दिया। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पूछे जा रहे हैं। जी, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? गैस इक्वेशन से। वेरी गुड, जनरल गैस इक्वेशन से करेंगे। क्या होती है? पीवी इज इक्वल्स टू NRT, और मुझे N चाहिए तो N इक्वल हो जाएगा P इंटू V ओवर R इंटू T। ठीक है,
यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ये हमें मीटर क्यूब में लेना होता है, ये हमें पास्कल्स में लेना होता है, और टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना होता है। तो अगर प्रेशर 5.37 किलो पास्कल है तो उसे मैं पास्कल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास पास्कल में वैल्यू आ जाएगी। फिर मेरे पास वॉल्यूम जो है 0.500 डीएम क्यूब है, उसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 8.31 होती है, जो कि आपको पेपर के एंड में जो है कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है उधर प्रोवाइड की होगी, इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो हम उसमें 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी एक्सप्रेशन बन गई, वैल्यूज पुट हो गई। सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आ रहा है। जी आंसर बताइए क्या आ रहा है। मैं कर रही हूँ सर। ओके okay. 1.10 1.10 टाइम्स -3 एक्सपोनेंट -3 जी एक्सपोनेंट -3 ओके 1.10 एक्सपोनेंट -3 मोल्स ओके calculate the mass of sodium peroxide that would react fully with the amount of carbon dioxide calculated in 1। तो देखें दोनों का मोल रेशियो क्या है, 1:1 है इक्वेशन में, ये देखें यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोडियम पेरोक्साइड, जो कि कितने 1.10 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, अब अगर मुझे मास मालूम करना है तो मैं इन मोल्स को सोडियम ऑक्साइड के एमआर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एमआर क्या होगा 23। सोडियम का एआर होता है तो 23 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 46, और 46 और 32 तो 78। तो मैं एमआर सोडियम पेरोक्साइड का 78 है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए क्या आंसर आ रहा है। जीरो पॉइंट 085 जी दोबारा बोलिएगा। 0.085 5 के बाद भी कोई फिगर है 8 तो फिर आप 0.086 लेंगे राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, हाँ सही है। ओके नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, द peroxide ion O2 with a 2 negative charge has a single covalent bond between the 2 oxygen atoms. Each atom carry a negative charge. Draw dot and cross diagram for the peroxide ion, show outer electrons only। जी इसका कोई आंसर बता सकता है किस तरह ये डॉट एंड क्रॉस बनेगी। देखें उन्होंने आपको ये बात बता दी कि दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है और दोनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। तो इट मींस मैं 2 ऑक्सीजन एटम्स ड्रॉ करूंगा और उनके बिटवीन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करवाऊंगा, क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है।
अब जी इसका सर। मतलब है रिमेनिंग दोनों के पास कितने एटम्स बचे, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, राइट। और दोनों एक एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये आपकी डॉट एंड क्रॉस बनेगी। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कर लें। जी सर क्लियर है ये दो सबको। गेन किधर से हुए हैं? तो ये किसी पी एटम से हो सकते हैं जो कि कैटाइन बना रहा हो, बस इन्होंने ये आपको बताया कि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि दोनों के पास जो है एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तभी दोनों एटम्स के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके। सर कोई चार्ज नहीं होगा? उन्होंने बिल्कुल चार्ज होगा, देखिए ना 2 नेगेटिव चार्ज है, तो मगर उन्होंने आपको डॉट एंड क्रॉस बनाने का बोला है, जो जिसमें आपने बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। तो इसमें हम जब कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये दिखाते हैं तो हम यहाँ पे चार्ज शो नहीं करते। आप करना चाहें तो दोनों पे यूं नेगेटिव चार्ज दोनों आइटम्स के ऊपर शो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फर्दर वो चार्ज इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके 2 नेगेटिव यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। Okay, now question number 3. A series of reactions for phosphorus and its compounds is shown. ओके, क्लोरीन से पहले रिएक्ट करके PCl5 बन रहा है, फिर वाटर से रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, फिर अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम फॉस्फेट बन रहा है। स्टेट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व इन रिएक्शन 1। जी रिएक्शन 1 में क्या ऑब्जर्व होना चाहिए? क्लोरीन गैस डिसअपियर्स। तो येलोइश क्लोरीन गैस गैस। नहीं बोलेंगे, उसका कलर के साथ मेंशन करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? येलोइश ग्रीन green, गैस। yes, green gas disappears or green gas fades away. Green gas disappears. ठीक है। State the type of reaction that occurs in reaction 2. जी रिएक्शन 2 में वाटर से रिएक्शन हो रहा है और फास्फोरस और क्लोरीन एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोलिसिस। ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका रिएक्शन क्या कंसिडर किया जाएगा? हाइड्रोलिसिस कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर की एडिशन की वजह से फास्फोरस और क्लोरीन एक दूसरे से ब्रेक हो रहे हैं। ये बात क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, phosphoric acid can be produced by direct reaction of phosphorus with nitric acid. Use the oxidation number to show that the reaction is a redox reaction. Okay, phosphorus का यहाँ पे चार्ज क्या है? 0। ठीक है, इधर अगर आप वर्कआउट करें तो ऑक्सीजन पे -8 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +3 चार्ज है, नेट चार्ज 0 है, तो इसलिए फास्फोरस पे +5 आएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई किसी को तो प्लीज पूछ ले। सर ये बता दे दोबारा। फिर चार्ज वाला क्या है? देखें, इधर तो 0 होगा, वो तो क्लियर है ना सबको, क्योंकि एलिमेंट है और एलिमेंट का चार्ज हमेशा 0 होता है। अच्छा, H3PO4 पे ओवरऑल क्या चार्ज है? 0। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, होता है, और कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है चार्ज क्या हो गया? -8, राइट। बीच में फास्फोरस है, साइड पे हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, उनका चार्ज क्या होगा? +3, क्योंकि एक हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है। तो इधर नाइट्रोजन का क्या चार्ज होना चाहिए?
+5 तभी सम ऑफ चार्ज 0 के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है जी या अभी भी Yes, sir. कंफ्यूजन? ओके सर, क्लियर है। ओके, अब अगर आप नाइट्रोजन पे देखें तो यहाँ पे इसी तरह नाइट्रोजन पे आपका चार्ज +5 आएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन है तो +1 और 3 ऑक्सीजन है तो -6। तो -6, अगर ऑक्सीजन का चार्ज -6 है तो इन दोनों का कलेक्टिव चार्ज हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का +5 होना चाहिए, सॉरी +6 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन पे +1 है तो नाइट्रोजन पे +5 होगा। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। Yes. ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज देखिए क्या है, 2 ऑक्सीजन है तो -4, विच मीन्स नाइट्रोजन पे +4 चार्ज। ये भी क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, oxidation number of phosphorus changes from 0 to +5. So oxidation, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन changes from +5 to +4, so रिडक्शन, तो रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इट मींस इट्स अ रिडॉक्स। क्लियर है सबको? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप फिर से बता देंगे नाइट्रोजन का +4 चार्ज क्यों है? इस नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन है जिस पे मैंने अभी पर्पल से अंडरलाइन किया है? 10। 2 ऑक्सीजन है ना बेटा? नहीं, सर सिर्फ, और मोल्स, मोल्स 1 मोल कंसिडर करें ना, जी तो कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन का -2 चार्ज, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 का -4 होगा। जी तो नाइट्रोजन का क्या होगा? +4। +4। ठीक है, तो नाइट्रोजन का +5 से +4 हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और उसका ऑक्सीजन जो है चार्ज इंक्रीज हो रहा है, 0 से +5 हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है। ये बात यहाँ तक क्लियर है? जी ओके जी, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Reaction 3 is a neutralization reaction in which ammonia act as a base. Explain how ammonia act as a base in the reaction 3. अगर reaction 3 में देखें तो अमोनिया है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है? NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये बेस है, क्योंकि ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस हमने पढ़ा है कि इट इज एक्टेड ऐसा, इट एक्सेप्ट्स अ हाइड्रोजन आयन और इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, ठीक है। जी, ये बात क्लियर है सबको?
जी सर। Yes, sir. ओके ओके draw a three-dimensional shape of ammonium ion, give the bond angle. ओके जब भी थ्री डायमेंशनल शेप बना का कहते हैं तो आप बॉन्ड्स को दिखाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन में अमोनियम आयन में 4 हाइड्रोजन अटैच हैं तो इसका मतलब है 4 बॉन्ड्स होंगे, और अगर 4 बॉन्ड्स बना रहा है नाइट्रोजन तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो जब भी ऐसा होता है तो शेप टेट्राहेड्रल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप नाइट्रोजन सेंटर में बनाएंगे, 2 नॉर्मल बॉन्ड्स बनाएंगे, एक बॉन्ड बोल्ड बनाएंगे जो अबव द प्लेन होगा और एक बॉन्ड डॉटेड लाइन से बनाएंगे जो बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। सब बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोजन शो करेंगे, या तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें इस पूरे को क्योंकि आयन है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस चार्ट लगा दें। टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है 109.5 डिग्रीज। ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, जी sir. सर। ओके, state the industrial importance of compounds such as ammonium dihydrogen phosphate. जी, कोई बता सकता है? सर फर्टिलाइजर्स के तौर पे होते हैं। जी वेरी गुड, अमोनियम जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब जो है एज अ फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। सर फूड प्रिजर्विंग में भी यूज होता है ये? नहीं, फूड प्रिजर्व में आप सल्फर डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, बट ये सारे अमोनियम कंपाउंड्स एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं। ओके। ओके PCl5 can be used to convert alcohols to halogeноalkanes। ठीक है, उनमें एज अ रिएजेंट यूज होता है। Write an equation of for the reaction of ethanol with PCl5 to form C2H5Cl। ओके, अब यहाँ पे आपसे कंप्लीट इक्वेशन मांगी है। सो व्हेन C2H5 OH PCl5 से रिएक्ट करेगा तो C2H5Cl बनेगा, उसके साथ हमारे पास जो दूसरी प्रोडक्ट बनती है वो POCl3 बनती है और HCl बनता है। तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर है? यस। यस। ओके, तो ये कौन सा रिएक्शन है? देखें, OH ग्रुप से क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अल्कोहल्स में अगर OH ग्रुप की जगह पे जो है पूरा OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर उसकी जगह कोई और हेलोजन लग जाए तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है,
क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके Halogenoalkanes can also be prepared by reacting alcohols with hydrogen halides such as HCl and HI. HCl is prepared using NaCl and concentrated sulfuric acid. HI is prepared by reacting NaI with phosphoric acid. Suggest HI is not prepared by the reaction of Ni with concentrated sulfuric acid. जी, सल्फ्यूरिक एसिड से HI को रिएक्ट करा के हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हाइड्रोजन आयोडाइड अगर हम सोडियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएं। इसका कोई आंसर वजह रीजन बता सकता है क्या है? सर स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर क्या हम बेसिक और एसिडिक नेचर को रेफर कर सकते हैं? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नहीं नहीं, और कुछ सोचें। ये हम ग्रुप 17 में इसको बड़े डिटेल में पढ़ते हैं। सर बॉन्ड लेंथ की वजह से? नहीं, और कोई रीजन? जी अच्छा जी, एक मिनट। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की एक और यूज होता है और वो होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखें, ये रिएक्शंस। फर्स्ट में रिएक्शन सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं। सेकंड में सोडियम ब्रोमाइड यानी कि कोई भी ब्रोमाइड का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन दिखाया है और फिर आयोडाइड का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन दिखाया है, राइट। अब अगर आप देखें तो सोडियम क्लोराइड वाले केस में HCl बनने के बाद वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर रहा, मगर बाकी केसेस में HBr और HI बनने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड से जो है रिएक्शन आगे कंटिन्यू हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। यस। ठीक है, तो बेसिकली इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो HI फॉर्म तो करेगा मगर उसको फौरन ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है, और आयोडीन बना देगा। ठीक है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सर ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सबको ऑक्सीडाइज कर देता है? क्लोराइड को नहीं कर रहा, देखें HCl बन रहा है ना, वो HCl फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। जी। बट बाकी सबको कर देता है। मतलब सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ग्रुप को ग्रुप क्लोरीन के 7 के अलावा? बाकी सबको, क्लोरीन से डाउनवर्ड जो भी हैं। और ये देख लें, यहाँ पे मैंने रीजनिंग भी लिखी हुई है, ये भी चेक कर लें।
जी ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। Yes. ओके, एंड हियर वी हैव अ रीजन फॉर फॉस्फोरिक एसिड। जब हम फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, ये समझ में आया? और ये जो क्वेश्चन अभी जो पूछा है वो इसी से रेलेवेंट है। सर क्या इसकी एक और रीजन ये भी हो सकती है कि आयोडीन खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? आयोडीन होता है, मगर यहाँ पे आयोडाइड है, और आयोडाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज। तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जितने भी हैलाइड आयंस हैं वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ओके सर। तो सल्फ्यूरिक एसिड इतना स्ट्रांग है कि वो ब्रोमाइड और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोराइड को नहीं कर सकता, इसीलिए हम क्लोराइड HCl जो है सल्फ्यूरिक एसिड से बनाते हैं। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड इतना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसीलिए हाइड्रोजन आयोडाइड हम उससे फॉर्म करते हैं। अब ये बात क्लियर है? जी सर। यस। ओके, तो हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ strong oxidizing agent hence it oxidizes iodide to iodine। जी, सबको क्लियर हो गया? जी सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें भाई। The rate of hydrolysis reaction of halogenoalkanes with NaOH is dependent on the halogen that is bonded to a carbon. State and explain the order of reactivity when NaOH aqueous reacts separately with the chloroethane, bromoethane and iodoethane. कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा और कौन सबसे स्लोली रिएक्ट करेगा? आयोडीन जी, रिएक्ट करेगा एंड क्लोरीन स्लो। आयोडीन। C2H5। देखें, आयोडीन का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बड़ा है आयोडीन का एटम, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन आयोडीन का जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सबसे वीकर है। ठीक है, जो कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है वो सबसे वीकर है और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर है। तो हम पहली तो बात ये लिख सकते हैं कि आयोडो इथेन reacts faster and chloroethane reacts slowest। तो इस तरह हमने तीनों का ऑर्डर बता दिया है। इट मीन कि ब्रोमोइथेन की रिएक्टिविटी या रिएक्शन की स्पीड जो है इंटरमीडिएट होगी, और इसका रीजन हम देंगे वही बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज, एक मिनट, कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज weakest
and carbon chlorine bond is strongest. जी ये सबको क्लियर है? जी सर। यस ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Prenol is naturally occurring organic molecule found in many fruits. It contains both an alkene and an alcohol functional group. सही है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है alkene है और यहाँ पे alcohol है. ठीक है. Prenol can be found by the reaction of G with NaOH. अब देखें G with NaOH और अल्कोहल बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ से देख के G प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो मैं G इजीली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि G में यहाँ पे CH2 के साथ कोई हेलोजन अटैच था और पूरा मॉलिक्यूल यही था, क्योंकि एक्वस NaOH से रिएक्ट करने पे हेलोजन की जगह OH आ जाता है. ये बात क्लियर है ना सबको? तो बेसिकली G ये कंपाउंड था. Complete the diagram to show the mechanism of the reaction between G and NaOH to form prenol. Include all relevant charges, partial charges, lone pairs, and curly arrows. Okay. तो इस कार्बन पे क्लोरीन से बॉन्डेड है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा. न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है जिसके पास लोन पेयर होता है. ये इस लोन पेयर से इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करता है और ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो जाता है. यही आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म का स्टार्ट है. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. क्लियर है सबको? जी Yes. सर। यस Prenol reacts with steam to form a mixture of three isomers J, K, and L of molecular formula C5H12O2. यानी कि एक ऑक्सीजन और ऐड हो रहा है प्रीनॉल में. अगर आप देखें तो एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. तो देखें हो क्या रहा है. बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें वाटर से रिएक्शन पे, तो उन्होंने बोला 3 कंपाउंड बन रहे हैं, J, K एंड L. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और एक पे H लग रहा है और एक पे OH लग रहा है. अब वो किस पोजीशन पर लग रहे हैं उस पर डिपेंड करते हुए 3 कंपाउंड बन रहे हैं. ये बात क्लियर है सबको? बाकी सारे बॉन्ड्स वही रहेंगे. इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. No, sir. ओके. अब वो यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं? When J is heated with excess acidified potassium dichromate 6, it forms an organic product which shows no reaction with 2,4-DNPH. तो अगर J को हीट किया है तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनी है वो 2,4-DNPH से रिएक्ट नहीं कर रही. इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप? उसमें कार्बोनाइल तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. कार्बोनाइल नहीं है, क्योंकि अगर कार्बोनाइल होता गुड तो 2,4-DNPH से रिएक्ट करता, बट ऑक्सीडेशन हुई है तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ है. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? जी सर। यस. अब वो आपसे कह रहे हैं J का स्ट्रक्चर बनाएं.
तो जे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए अगर आप प्रीनॉल को देखते हुए बनाएं? तो देखें, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं पूरा यही स्ट्रक्चर बनाता हूं, 2 पोजीशंस खाली छोड़ देता हूं डबल बॉन्ड हटा के। यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे CH2OH है। और ये जो CH2OH वाला OH है यही प्राइमरी का अल्कोहल है, तो यही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ होगा। अब अगर अल्डिहाइड या कीटोन नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि OH को इस कार्बन पे आना चाहिए और H को इस कार्बन पे आना चाहिए, क्योंकि अगर OH इस कार्बन पे आएगा तो ये जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन के तीनों साइड्स पे कार्बन एटम्स हैं, जिसका मतलब है कि ये टर्शरी अल्कोहल बना है और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। और अगर मैं इस स्ट्रक्चर की ऑक्सीडेशन करूं तो इस स्ट्रक्चर की ऑक्सीडेशन करने पे मेरे पास सिर्फ यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ऊपर वाला OH एज इट इज अनचेंज्ड रहेगा। ये बात क्लियर है सबको? यस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कर लें। No, sir. ओके, अब बच्चे K एंड L। K and L are stereoisomers with a molecular formula C5H12O2। तो देखें K और L भी इसके आइसोमर्स हैं, क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है? नो। भी। तो इसका मतलब है कौन से स्टीरियोआइसोमर्स होंगे वो? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, क्योंकि इसका मतलब है कायरल सेंटर होगा। K and L both react when heated with excess acidified potassium dichromate to form M। ठीक है, ये दोनों जो है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और M दोनों M बना रहे हैं। M forms an orange precipitate with the reaction with 2,4-DNPH, यानी कि M में कार्बोनिल है। ठीक है, ये बात भी क्लियर है सबको? यस। ओके, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ K एंड L। तो K एंड L में एक्चुअली क्या होगा कि इन दोनों की पोजीशन हम स्वैप कर दें तो आपका K एंड L बन जाएगा। ठीक है, K एंड L का स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, सिर्फ स्टीरियो उनकी डिफरेंट है क्योंकि उनमें कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकल मिरर इमेजेस होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ओके, तो हमें इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 CH3 ग्रुप्स थे एक कार्बन पे और उसी कार्बन पे हमने पहले OH लगाया था, अब वहां पे H लगेगा। उसके बाद वाले कार्बन पे एक OH ग्रुप होगा और उसी कार्बन पे CH2OH होगा। यानी कि आपने क्या किया, आप देखें, एक मिनट, इसको हमने H और OH की पोजीशन चेंज कर दी हैं तो ये बन गया जो कि K एंड L है। ये यहां तक क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। और ऑप्टिकल हम ऊपर ही डिसाइड करके आ चुके हैं कि कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ऑप्टिकल करेंगे। जी, 2 पार्ट क्लियर है सबको? यस। Yes, sir. ओके, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन to represent the reaction of K C5H12O2 with the acidified dichromate to form C5H8O3। देखें, प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी गिवन है, रिएक्टेंट का फॉर्मूला भी गिवन है और साथ में बताया हुआ है कि एटॉमिक ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो C5H12O2 plus O is giving me C5H8O3। कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स रिमूव हो रहे हैं? 4 हाइड्रोजन्स रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं H2O लिखूंगा। 4 हाइड्रोजन्स रिमूव होने का मतलब है 2 वाटर मोल्स के मॉलिक्यूल्स बने। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन काउंट करें तो 3 और 2 5 हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो 3 ऑक्सीजन कम है, तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 प्लेस कर देंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
जी सर वैसे रिएक्शन जो के है क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है? के तो बेटा आपका ये है ना, इसमें यहाँ पे अल्कोहल था और यहाँ पे की अल्कोहल था। ये वाला अल्कोहल देखें, अभी हम बात करके आए थे, जो हमने ऊपर जे बनाया था उसमें इस वाले कार्बन पे OH लगा हुआ था, तभी वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा था, राइट। यस। और के और एल उसके दूसरे आइसोमर्स थे जिनमें OH यहाँ पे लगा है नेक्स्ट कार्बन पे। अब देखें, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूं तो ये 3 ऑक्सीजन आए ना, तो और यस। इसकी ऑक्सीडेशन पे ये जो है दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, ये वाला कार्बन कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें, अब अगर आप काउंट करें तो वही फॉर्मूला बन रहा है C5H8O2 जो उन्होंने नीचे हमें दिया है, यस। सॉरी O2 O3। तो ओके के सर। तो बेसिकली ये वाला अल्कोहल था जो कि जे का आइसोमर था, जिसमें H और OH की हमने पोजीशन सब्स्टिट्यूट करके लिखा था। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। और यस, बैलेंसिंग भी क्लियर है ये वाली? ओके। Prenol contains an alkene functional group. Okay. Describe a chemical test to confirm the presence of an alkene functional group. Give the result of the test. जी, कौन सा टेस्ट करते हैं? ब्रोमीन वाटर। Okay, very good. So add bromine water and what will be the observation? Decolorizes. Okay. And it decolorizes. ठीक है, कलरलेस हो जाएगा, ब्राउन टू कलरलेस हो जाएगा, ऑरेंज टू कलरलेस हो जाएगा। Prenol can be polymerized to form polyprenol. Draw a 1 repeat unit of polyprenol. Prenol हमारे पास है कहाँ? पिरीनॉल ये है, तो सेम स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड कर देंगे रिपीट यूनिट दिखाने के लिए और दोनों तरफ एम्प्टी बॉन्ड्स छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड का लेफ्ट पे कार्बन है और एक राइट पे कार्बन है, लेफ्ट वाले कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप्स अटैच थे, राइट वाले कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन था और दूसरी तरफ CH2OH था। डबल बॉन्ड नहीं बनाया, सिंगल बॉन्ड्स बनाया और दोनों साइड्स पे एम्प्टी बॉन्ड शो कर दूंगा जो कि 1 रिपीट यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। इज दिस क्लियर? जी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. ओके, देन isoprenol is a structural isomer of prenol. Okay, the series of reactions show how isoprenol can be used to form Q, a sweet smelling liquid. अगर sweet smelling liquid है तो it must be an ester. सबसे ज्यादा probability ester की हो सकती है। Okay, then what they are asking you in the first part, give the name of N. So 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन हैं और थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो इट वुड बी 3 मिथाइल butane for 4 carbon and 1 all, that is the position of OH group. जी क्लियर है ये सबको? Yes. Yes, sir. Isoprenol is a liquid. Okay, nickel act as a catalyst for reaction 1. Identify the type of catalysis shown by nickel in reaction 1. देखें, आइसोप्रीनॉल क्या है? लिक्विड है। निकल की स्टेट क्या होनी चाहिए? Solid. सॉलिड। तो अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की स्टेट्स में मैच नहीं कर रही तो कौन सी टाइप ऑफ कैटालिसिस होती है?
हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनियस, गुड। और अगर कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट की स्टेट सेम है, सिमिलर फेज में है, तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस होती है। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट दे आर आस्किंग, ड्रॉ द स्केलेटल फार्मूला ऑफ Q एंड सजेस्ट वन कमर्शियल यूज ऑफ Q। तो वन कमर्शियल यूज, अच्छा पहले देखें ना Q1 कैसे रहा है। देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप है P में, जी कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट किससे करा रहे हैं, अल्कोहल से करवा रहे हैं, कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया और हीट हो रहा है, तो इट मींस फॉर श्योर ईस्टर बनेगा। और ईस्टर बनाने के लिए देखें, हमेशा जब भी ईस्टर फॉर्म होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव हो जाता है और अल्कोहल से H रिमूव हो जाता है। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव कर दूं तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। जो अल्कोहल का O है, जहां से OH रिमूव हुआ है वहां पे वो O आके लगेगा, और उस O के बाद कितने कार्बन हमें नजर आ रहे हैं, C2H5 2 कार्बन। तो ये बन गया। तो ये आपका जो है स्केलेटल फॉर्मूला रेडी हो गया ईस्टर का कंपाउंड Q का। ये क्लियर है सबको? यस। तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे ब्रांच थी, here we have a C डबल बॉन्ड O, here we have a O, और इस O के बाद 2 कार्बन्स। जी कमर्शियल यूज कौन बताएगा ईस्टर का? परफ्यूम। परफ्यूम्स, ओके वेरी गुड, बिल्कुल परफ्यूम्स भी लिख सकते हैं, मैंने F पहले ही लिख दिया था। फूड फ्लेवरिंग में यूज होते हैं ईस्टर्स। दूसरा आप इसकी जगह परफ्यूम्स लिख सकते हैं, और तीसरा आप इसकी जगह सॉल्वेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, एज अ फूड फ्लेवर्स यूज किए जाते हैं, एंड एज अ परफ्यूम्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। ओके, P कैन बी प्रोड्यूस्ड एज शोन। ओके, HCl से रिएक्ट करवाया, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे क्लोरीन आया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वो HCl का हाइड्रोजन ऐड हुआ है, सही है ना। फिर जब रिएक्शन 2 में वो साइनाइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमने क्या यूज किया है, HCN यूज किया है अलॉन्ग विद NaCN। नहीं, HCN NaCN तो उसके साथ यूज करते हैं, एल्डिहाइड के साथ। यहाँ पे HCN यूज नहीं करते, यहाँ पे हम पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड यूज करते हैं। फिर एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्ट किया, यानी कि हाइड्रोलिसिस हुई है, तो जो है क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरी रिएक्शन की बात करें तो जहाँ पे क्लोरीन है वहां पे साइनाइड आ रहा है, तो डेट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN। और फिर साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, सो डेट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। इसमें किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ लें। सर फिर से बता दें KCN और HCN में क्या डिफरेंस है? देखें सच तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, एक मिनट, आई हैव दिस वन। ये देखें, अगर मैं हेलोजिनो अल्केन को, आई होप सबको नजर आ रहा होगा, KCN या NaCN के साथ रिफ्लेक्स करता हूं इथेनॉलिक कंडीशन में, तो नाइट्राइल यहाँ पे लगता है। ठीक है, हमारे पास उधर हेलोजिनो अल्केन ही था, सही है ना। जी। ये रिएक्शन नजर आ गया सबको? यस। ओके, HCN और KCN में कोई फर्क नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि जो HCN है वो हम यूज करते हैं अलोंग विद NaCN या पोटेशियम साइनाइड, जब हम अल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे होते हैं। आपके पास ये रिएक्शन यहाँ पे ये रहा,
अल्डिहाइड रिएक्टिंग विद द HCN, और यहाँ पे KCN और NaCN एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके इस पे CN और H लग जाता है। तो HCN का डिफरेंस ये कि HCN को NaCN के साथ अल्डिहाइड या फिर कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए यूज किया जाता है, और वहां अल्काइल हैलाइड में CN लगाने के लिए हम पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। और कोई बात किसी ने पूछनी है? The progress of reaction 1 can be monitored using infrared spectroscopy. One absorption that can be used to monitor the progress of the reaction is carbon chlorine at 730 centimeter inverse. Identify another absorption that can be used to monitor the progress of this reaction in your answer. You should refer to the specific bond and its corresponding absorption range in these numbers. तो देखिए, इन्होंने कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं था, रिएक्टेंट में था, तो ये इसकी आपको एब्जॉर्प्शन 730 पे मिलना शुरू हो जाएगी जब प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, पहले नहीं मिल रही होगी। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई और बताएं। ठीक है, तो ऐसी कोई और, दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट में C डबल बॉन्ड C है। अगर आप में से किसी के पास डाटा बुकलेट है तो क्या मुझे देख के बता सकता है इसकी रेंज क्या है? ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जी, कोई चेक कर रहा है? एब्जॉर्प्शन एट, और फिर हम वो वैल्यू लिख देंगे इस डबल बॉन्ड की। कोई मुझे बता रहा है देख के क्या है? सर 1680 से लेके 1750। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, या आप मुझे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बता रही सॉरी 1620 से 1620 से 1680। 1680। ओके, ये देखें, ये 1500 से 1680 है। खैर, आप शायद हो सकता है पुरानी डाटा बुकलेट यूज कर रही हैं, तो जो आपको डाटा बुकलेट होगी उसी में देख के जो भी वैल्यू होगी वो लिख देंगे। तो एट 1500 टू 1680 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये वाली वैल्यू डिसअपेयर हो जाएगी एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। तो इससे भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। जी, ओके। स्टेट द reagents needed for reaction 2, तो हम देख के आए हैं, पर हमने डिसाइड किया है कि इट इज पोटेशियम साइनाइड, राइट? सो KCN। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन that occur in reaction 3, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज अ हाइड्रोलिसिस। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। The yield of reaction 1 is very low. क्या रीजन हो सकता है? देखें, रिएक्शन 1 का जो रिएक्टेंट है, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, वो ये है। और जब HCl से रिएक्शन पे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो वो प्रोडक्ट ये फॉर्म हो रही है।
जी आपके पास हिंट है। सर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वो आगे फर्दर रिएक्ट हो जाती है किससे रिएक्ट हो जाएगी? फ्री रेडिकल से। बेटा यहाँ पे तो यूवी रेज ही नहीं है। ऐसी कोई बात ही नहीं। यहाँ पे क्या ऐसा भी नहीं हो सकता था कि ये पॉसिबिलिटी भी तो थी, ये H यहाँ पे लगे और Cl यहाँ पे लगे, राइट? ये बात समझ में आ रही है सबको? क्योंकि HCl है ना, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है Yes, तो कहीं sir. पे भी लग सकता है। हमने डिस्कस किया था शुरू में, अगर आप रिकॉल करें तो अगर ये क्लोरीन जिस जगह पे लगेगा नेगेटिव वो पॉजिटिव आयन बनेगा। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये क्या एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और इस कार्बन पे तीनों साइड्स पे जिस पॉजिटिवली चार्ज है कार्बन पे मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये टर्शियरी कार्बन है। तो हमने बात की थी कि नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग क्लोरीन हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन आने चाहिए, क्योंकि उस केस में इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट एक्चुअली आपकी ये है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन टर्शियरी बन रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो हम इसका रीजन इसी की बेसिस पे देंगे कि इन रिएक्शन 1 द इंटरमीडिएट, क्योंकि ये मैकेनिज्म में हम कार्बोकैटायन शो करते हैं ना, तो ये एक इंटरमीडिएट होता है। इन रिएक्शन 1 द इंटरमीडिएट फॉर्म is less stable that is primary carbocation, so it have less inductive effect due to less alkyl groups। जी ये क्लियर हो गया सबको? यस ठीक है, तो हमारा 19 का सेशन भी क्लोज हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 20, 21 एंड 22 का मई, जून एंड फरवरी, मार्च। तो कल इंशाल्लाह हम जो है 20 का फरवरी मार्च स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलें, ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।